थानाखड़ा पुलिस ने अंतरराज्यीय चेन स्नेचर को गिरफ्तार करके 5 लाख का मंगलसूत्र एवं मोटरसाइकिल बरामद की है। आरोपी महाराष्ट्र से उज्जैन आकर वारदात को अंजाम दे रहा था। एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया कि वेदनगर स्थित ब्यूटी पार्लर से लौटते समय रेणुका जायसवाल का मंगलसूत्र अज्ञात बदमाश गले से तोड़कर फरार हो गया था। थानाखड़ा पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने के बाद आरोपियों की तलाश शुरू कर दी थी। इस दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर आकाश पिता सत्यनारायण साहू निवासी महाराष्ट्र को गिरफ्तार कर लिया गया। इसने पूछताछ में वारदात को अंजाम देना स्वीकार कर लिया। पुलिस ने उसके कब्जे से रेणुका जायसवाल से लूटा गया 5.5 तोला का रानी हार बरामद कर लिया। इसके अलावा आरोपी ने अलका राजपूत का मंगलसूत्र लूटना भी स्वीकार किया है। एसपी शर्मा ने बताया कि आकाश के खिलाफ 7 प्रकरण कलमड़ा महाराष्ट्र में दर्ज हैं और 2 प्रकरण उज्जैन में दर्ज हो चुके हैं। उससे अभी पूछताछ और भी बाकी है। ये 12 जुलाई को नानाखेड़ा थाना क्षेत्र में रेणुका जायसवाल ने जो अपनी भाई की शादी में गई थी और उसी दौरान ये वेदनगर ब्यूटी पार्लर के पास से तैयार होकर आ रही थी, तो एक मोटरसाइकिल सवार के द्वारा इनकी चेन स्नैचिंग की गई थी। अब लोग लगातार इस तरह के अपराधों पे अंकुश लगाने का प्रयास कर रहे हैं। इसको पूरा डेवलप किया गया। आदमी बहुत ही चालाक था, इसलिए बहुत ज़्यादा फुटप्रिंट्स उसने छोड़े नहीं, परंतु हमारी टीम पिछले करीब 1.5 महीने से उसके परसूट में लगी हुई थी। आरोपी का नाम आकाश साहू है। ये बेसिकली कलमाना नागपुर का रहने वाला है और बहुत ही शातिर चोर और चेन स्नैचर है। इसने अभी पिछले 6 महीने में पांडोरना, इटारसी, बैतूल यहाँ पर घटनाएं करी। ये एक इलाके में एक बार घटना करता है, वहाँ पर किसी होटल में निवास करता है, मोटरसाइकिल से आता है, मोटरसाइकिल पे नंबर फर्जी डालता है, उसके बाद रेकी करके वहाँ से घटना करके चला जाता है और उसके बाद बहुत समय तक उधर पर नहीं वापस जाता है और अलग अलग थाना क्षेत्र में, जिलों में जाके, अलग अलग स्टेट्स में इनफैक्ट ये जाके घटना कायमी कारित करता है। इसने 12 जुलाई 2024 को एक घटना हमारे यहाँ की थी और उससे पहले 2 जनवरी 2024 को इसी क्षेत्र में आकर एक घटना कारित की थी। दोनों में करीबन, एक में रानी हार है जो 5.5 तोले का है, करीब 5 लाख रुपए का रानी हार है, और एक 30,000 रुपये का मंगलसूत्र है जो दोनों स्नैच किए थे। दोनों इससे बरामद कर लिए गए। इसके करीब 1 दर्जन से ज़्यादा अपराध हैं अलग अलग थाना क्षेत्र में। ये 2012 से एक्टिव है। मोस्टली रहने वाला ये नागपुर महाराष्ट्र का है और महाराष्ट्र से जुड़े हुए इलाके जैसे पांडुरना, इटारसी और बैतूल में इसने अभी हाल फिलहाल में घटनाएं कारित करी हैं। हमारी टीम ने बहुत मेहनत करी, जो 1.5 महीने से लगातार इसको परसू कर रहे थे, और जैसा मैंने बताया कि अपराधी बहुत शातिर है, इसलिए इस टीम को पूरा 20,000 रुपये इनाम दिया जा रहा है, जिसमें सीएसपी नानाखेड़ा और थाना प्रभारी नानाखेड़ा शामिल हैं। इससे वो गाड़ी भी जब्त की जा रही है। जिन होटलों में ये रुका है उनके संबंध में हम CCTV फुटेज भी देख रहे हैं और वहाँ पर अगर इसने, जो होटल मालिक और होटल संचालक है, अगर उसने निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं करा तो उन दोनों होटल मालिकों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। चलते ट्रेन में रील बनाना युवक को पड़ा भारी। खंबे से हाथ टकराने पर मोबाइल गिरा और युवक के हाथ में भी गंभीर चोटें आई। सीहोर का रहने वाला बसंत जाटव बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए उज्जैन ट्रेन से आ रहा था। तभी रास्ते में वह चलती ट्रेन से रील बनाने लगा और अपना मोबाइल बाहर निकाल दिया। युवक रील बनाने में इतना व्यस्त था, उसने बिजली का खंभा भी नहीं देखा और उसका हाथ बिजली के खंभे से जा टकराया, इससे वह घायल हो गया। इस घटना में युवक का मोबाइल भी वहीं पर गिर गया। उसके हाथ में गंभीर चोटें आई, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। युवक ने बताया कि वह बाबा महाकाल के दरबार में दर्शन करने के लिए पहुंचा था। इस दौरान रील बनाने के चक्कर में यह हादसा हुआ है। इस घटना से आम जनता को भी सबक लेना चाहिए। जो लोग देखने में आते हैं कि ट्रेन एवं बस में बैठकर सोशल मीडिया के लिए वीडियो फोटो बनाते हुए नजर आते हैं। एक्चुअली मैं सीहोर से आ रहा था दर्शन के लिए महाकाल मंदिर, और वो ट्रेन तेज़ स्पीड से बढ़ रही थी। मैं फ़ोटो शूट कर रहा था ना, तो एक्चुअली चंबल की, मतलब वो MPV की लाइन, वो रेलवे की लाइन रहती थी ना साहब, तो उससे मैं कर रहा था, तो उससे दुर्घटना हुई। थोड़ा ये दर्शन के लिए आए थे। क्या टकराया आपको? क्या ये खम्मा टकराया, वो खम्भे से हाथ टकराया। कहाँ पर चोट आई है? यहाँ पर सर। भगवान महाकाल की शाही सवारी सोमवार 2 सितंबर को भव्य स्तर पर शहर के प्रमुख मार्गों से निकाली जाएगी। इस दिन सोमवती अमावस्या भी है, इस कारण लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ेगी। प्रशासन सवारी व सोमवती स्नान की तैयारियों में जुटा हुआ है। सवारी में 70 भजन मंडलियां शामिल होंगी। सवारी मार्ग 7 किलोमीटर लंबा रहेगा। सवारी में व्यवस्थाओं के निर्धारण के लिए कलेक्टर नीरज कुमार सिंह, एसपी प्रदीप शर्मा की मौजूदगी में बैठक हुई। शाही सवारी में भगवान महाकाल की पालकी के स्वागत करने के लिए 100 से ज्यादा स्वागत मंच लगाने का निर्णय लिया गया। सवारी में 70 भजन मंडलियां शामिल होंगी। करीब 7 किलोमीटर लंबे सवारी मार्ग पर 500 से अधिक बैरिकेड्स लगाए जाएंगे।
इस बार महाकाल की शाही सवारी सोमवती अमावस्या के महासहयोग में निकलेगी। ऐसे में सवारी में आस्था का सैलाब उमड़ने का अनुमान है। देश भर से हजारों भक्त सवारी देखने के लिए उज्जैन पहुंचेंगे। सोमवती अमावस्या के अवसर पर सोमतीर्थ पर फव्वारे की व्यवस्था भी रहेगी। भजन मंडली में 50 सदस्य शामिल। दोपहर 1 बजे के बाद आने वाली भजन मंडलियों का प्रवेश वर्जित रहेगा। प्रत्येक भजन मंडली में 50 सदस्य ही शामिल हो पाएंगे। मंदिर समिति द्वारा भजन मंडली संचालकों द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूची के अनुसार पास जारी किए जाएंगे। बैठक में निगम आयुक्त आशीष पाठक, यूडीए सीईओ संदीप कुमार सोनी, एडिशनल एसपी नितेश भार्गव सहित अन्य अधिकारी भी यहां पर मौजूद रहे। शाही सवारी को लेकर के आज सभी स्टेक होल्डर्स के साथ बैठक हुई है, जिसमें कि प्रत्येक समय पर कहाँ पे शाही सवारी होगी उसका टाइम डिसाइड किया गया है, ताकि किसी भी स्थिति में हम लोग 10 बजे से पहले शाही सवारी को वापस मंदिर में पहुंचा सकें। जो बैठक हुई है उसमें सभी मंडलियों को समय निर्धारित किया गया है कि वो किस समय तक जो है आ जाएंगे, और उसके बाद उनको लाइन अप कराया जाएगा और कितने डिस्टेंस पर उनको चलना है। ये सारे विषयों पर चर्चा हुई है। कितने लोग मंडलियों से सम्मिलित होंगे, उनको पास वगैरह दिया जाएगा, इस विषय पर भी चर्चा हुई है। और बाकी जहाँ पे एडिक्वेट बैरिकेडिंग एक्स्ट्रा लगाई जानी है, लाउड स्पीकर्स लगाए जाने हैं, स्क्रीन्स लगाए जाने हैं, उन सारे चीज़ों का निर्धारण किया गया है ताकि लोगों को सुगमता से दर्शन हो सके। इसमें करीबन 2500 से ज़्यादा का फोर्स लगेगा। जो शाही सवारी है सोमवती अमावस्या के दिन है, तो उसका एक अतिरिक्त व्यवस्था हम लोग सोमकुंड के लिए भी लगाई जाएगी। जो डाइवर्जन प्लान है, जो ट्रैफिक प्लान है, वो अभी से जारी किए जा रहे हैं। आज सभी मंडलियों की बैठक की गई थी। जो 9 मंडलियाँ सभी सवारियों में रही थी, उन्होंने बड़ा अनुशासन के साथ हर मंडली ने अपना परफॉर्म किया है सवारी में, जिसकी वजह से जनता में बड़ा अच्छा फीडबैक है। लोगों को बहुत अच्छे से दर्शन हुए हैं। हमने सभी मंडली वालों को इसी बात के लिए प्रोत्साहित किया है कि आप अपनी व्यवस्था समय के अनुसार करें और समय ऐसा जो फिक्स टाइम दिया गया है उसका पालन करें, जिससे श्रद्धालुओं को दर्शन करने में किसी प्रकार की कोई इशू क्रिएट ना हो। उसमें करीब 400 आदमी डिप्लॉय किए जाएंगे, हाई राइज बिल्डिंग पे भी डिप्लॉय किए जाएंगे। और जैसा मैंने कहा कि मंडलियों को हम अगर अनुशासन के साथ आगे अगर बढ़ जाती हैं, तो उसके बाद जनता को किसी प्रकार की कोई धक्का मुक्की का सामना करना नहीं पड़ता है। इसलिए मंडलियों की आज भी बैठक ली गई है और अभी पृथक से पुलिस कंट्रोल रूम में दोबारा से बैठक लेकर उनको इस बात के लिए समझाइश दी जाएगी और प्रेरणा दी जाएगी। उज्जैन में गुरुवार की सुबह मंगलनाथ मार्ग स्थित शांतिवन आश्रम के समीप महाप्रभु जी की बैठक के द्वार पर लगा एक बृहद पीपल का पेड़ धराशायी हो गया। धराशायी हुआ पेड़ श्रद्धालु की 2 कार के ऊपर गिरा, जिससे दोनों कार चकनाचूर हो गई। गनीमत रही कि श्रद्धालु 1 मिनट पहले ही उतरकर मंदिर में प्रवेश कर चुके थे। बताया जा रहा है कि जो कार ध्वस्त हुई है उसमें से एक कार क्रमांक MP09 ZM 1802 अभिषेक पिता रमेश निवासी इंदौर की है। वहीं दूसरी कार रमेश पिता बाबूलाल की है, जिसका नंबर MP09 CR 3147 है। यह उज्जैन निवासी अग्रवाल डायग्नोस्टिक के रिश्तेदारों की बताई जा रही है, जो महाप्रभु जी की बैठक में दर्शन पूजन के लिए गुरुवार की सुबह आए हुए थे। घटना की जानकारी लगने पर नगर निगम की टीम ने तत्काल प्रभाव से ध्वस्त हुए पेड़ को हटाने की कार्रवाई शुरू करते हुए मुख्य मार्ग से पेड़ की कटिंग कर मार्ग को आवागमन के लिए दुरुस्त किया। मध्य प्रदेश रजिस्ट्रेशन एवं स्टाम्प विभाग जल्द ही ई-संपदा 2 सॉफ्टवेयर लागू करने की तैयारी कर चुका है। अभी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में डिंडोरी, गुना, हरदा, रतलाम जिले में लागू किया गया है। 31 अगस्त से प्रदेश भर में आंशिक रूप से लागू किया जाएगा। सब सही रहा तो 1 नवंबर से पूरी तरह लागू कर दिया जाएगा। इसके जरिए घर बैठे दस्तावेजों का पंजीयन हो सकेगा। सॉफ्टवेयर में विभिन्न विभागों को लिंक करने की सुविधा है। इससे उन्हें अपने कामों के लिए पंजीयन कार्यालय आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। संपदा 2 में पंजीयन के लिए आधार व ई-KYC की जरूरत होगी। संबंधित लोगों के बायोलॉजिकल ID से दस्तावेज तैयार होंगे। संबंधित व्यक्ति को सत्यापित करना होगा। सभी पक्षकारों का अलग अलग माध्यम से ऑनलाइन वेरिफिकेशन किया जाएगा। इसके बाद ही आप सुविधा का लाभ ले सकेंगे। मध्य प्रदेश में अभी 4 जिलों में जो समस्याएं आ रही हैं उन्हें सुधारा जा रहा है। मसलन संपत्तियां जिसमें जमीन व भवन की गलत
पॉलीगॉन मैपिंग को सही किया जा रहा है। नगरीय निकायों में कॉलोनी आईडी जनरेट की जा रही है। इसके बाद कहीं से भी जियो टैगिंग से उस जगह की संपत्ति की वैल्यू पता चल जाएगी। भवन वाले प्लॉट को खाली प्लॉट के रूप में भी पंजीकृत करवाकर स्टाम्प ड्यूटी की चोरी नहीं हो सकेगी। जिला पंजीयक रितंबरा द्विवेदी ने बताया, इसमें आम लोगों को भी काफी फायदा होगा। इसके पूरी तरह से लागू होने के बाद इसमें रेंट एग्रीमेंट, कम वर्षों के लिए लीज, कर्ज से संबंधित दस्तावेज, बैंकों से संबंधित दस्तावेज एवं ऐसे दस्तावेज जिनका रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी लोग करवाते हैं। इसमें इक्विलिटी, मॉर्गेज, प्लॉट एवं संपत्ति एवं चल संपत्ति पर लोन के लिए दस्तावेजों का रजिस्ट्रेशन कराने पंजीयन कार्यालय आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके अंतर्गत जो हम लोगों को हार्डवेयर वगैरह मिला था वो हमने इंस्टॉल करा लिया है। पॉलीगॉन हमारी अच्छी स्थिति में है अभी और 15 अगस्त से शुरू होना था लेकिन अभी इनको निर्देश नहीं मिले हैं। ट्रेनिंग्स हमारी पूरी हो गई हैं सर्विस प्रोवाइडर की और डिपार्टमेंट की, और जैसे ही निर्देश मिलेंगे तो हम शुरू कर पाएंगे। संपदा सॉफ्टवेयर में सबसे बड़ी जो जोड़ा गया है वो EKYC, हर व्यक्ति की EKYC होगी जिससे कहीं भी फर्जीवाड़ा होने की संभावना नहीं है। इसके साथ ही जो प्रॉपर्टी है उस पे उसका पॉलीगॉन लेगा सिस्टम, तो ये भी चिन्हित नहीं हो पाएगा कि कोई गलत रजिस्ट्री हो जाए या गलत भूमि की रजिस्ट्री हो पाए। जो आपने दस्तावेज में लिखा है उसी संपत्ति की हो पाएगी। और तीसरी बात यह है कि इसमें सारा जो रिकॉर्ड है वो जो अथॉरिटी डिपार्टमेंट्स हैं जैसे रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, नगर निगम है, वहाँ से उठ के आएगा, तो गलतियाँ और फर्जीवाड़े होने की संभावना बहुत कम है। 2 सितंबर सोमवार को सोमवती अमावस्या पर्व को दृष्टिगत रखते हुए सोमतीर्थ कुंड पर श्रद्धालु स्नान हेतु आते हैं। इस हेतु नगर निगम द्वारा कुंड पर विशेष रूप से इंतजाम किए जाते हैं। इसमें साफ सफाई व्यवस्था, प्रकाश व्यवस्था, चेंजिंग रूम एवं स्नान करने हेतु फाउंटेन की व्यवस्था भी रहती है। गुरुवार को महापौर मुकेश टटवाल ने निगम के अधिकारियों के साथ निरीक्षण करते हुए आवश्यक व्यवस्थाएं समय पूर्व करने हेतु निर्देशित किया। निरीक्षण के दौरान MIC सदस्य प्रकाश शर्मा, सत्यनारायण चौहान, अपर आयुक्त पवन कुमार सिंह, उपायुक्त संजय गुप्ता, मनोज मौर्य, प्रेम कुमार सुमन, NK भास्कर एवं अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। सर गहरा है सर, कमर से ऊपर है, गहरा के साथ कीचड़ होगा उसमें। अभी ब्लड आया था तो यहाँ तक था, इसको अंदर को साफ नहीं करेंगे अपन। सोमवती अमावस पर जो सोमतीर्थ में स्नान होने वाला है तो आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं हो, परेशानी नहीं हो, उसको लेकर के सारी व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। हमारा कुंड की सफाई करना, फव्वारे लगाना, वस्त्र चेंज करने के लिए चेंजिंग रूम बनाना, पार्किंग के लिए सामने व्यवस्था करना, पीने के पानी की व्यवस्था करना, लाइट की व्यवस्था करना, ये सारी व्यवस्थाओं का इंतजाम करने के निर्देश। रामघाट पर लगे बैरिकेड से कचरा हटाना हो या घाट से मिट्टी साफ करना, 35 से ज्यादा कर्मचारी लगन से काम करने में लगे हैं। 2 दिन से लगातार हो रही बारिश के कारण शिप्रा नदी का जल स्तर बढ़ा हुआ था। सभी घाटों पर श्रद्धालुओं का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंध था। छोटे बड़े सभी मंदिर जलमग्न हो चुके थे। वहीं जैसे ही धीरे धीरे शिप्रा नदी का जलस्तर कम होता जा रहा है, घाट पर मिट्टी भी जम गई है। सुरक्षा की दृष्टि से तैनात बैरिकेड्स में भी कचरा फंस गया है, जिसे नगर निगम की टीम द्वारा साफ किया जा रहा है। बुघी माता, करकराज, रामघाट सहित सभी घाटों पर करीब 35 कर्मचारी सफाई कार्य में लगे हुए हैं। जेसीबी डंपर के माध्यम से मिट्टी व कचरे को एक तरफ फेंका जा रहा है। इधर दूसरी ओर मंदिर के पुजारी द्वारा भी मंदिर में साफ सफाई व पूजा पाठ किया जा रहा है। श्रद्धालुओं का रामघाट पर आवागमन शुरू हो चुका है। बारिश का दौर रुक चुका है तो घाटों की सफाई निरंतर जारी है। उसके बाद में जो घाटों पर जो मिट्टी है, बैरिकेड में जो कचरा है, आप देख सकते हैं पीछे बैरिकेड में से कचरा पे हमारी पूरी टीम लगी हुई है, नगर निगम की जेसीबी डंपर वगैरह सब चल रहे हैं हमारे, और हमारे फाइटर से भी सफाई की जा रही है। और बारिश पूरी तरह से रुक चुकी है। यहाँ पे पानी अभी स्पीड कम हो गई पानी उतरने की, कल की तुलना में देखा जाए तो अभी पानी कम उतर रहा है। मिट्टी से निर्मित भगवान गणेश जी की मूर्ति निर्माण की जा रही है। नलिया बाकल क्षेत्र में भगवान गणेश की प्रतिमा मिट्टी से बनाने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विधायक अनिल जैन कालवेड़ा, नगर निगम सभापति कलावती यादव, कलेक्टर नीरज कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा मौजूद रहे। कलेक्टर सिंह व पुलिस अधीक्षक शर्मा ने कार्यशाला में मूर्तिकारों द्वारा बनाई गई गणेश प्रतिमाओं का अवलोकन किया, वहीं उनके कौशल व कला की सराहना भी की। कलेक्टर एसपी ने मूर्तियों पर पेंटिंग भी कर
मूर्तिकारों का उत्साहवर्धन किया। कलेक्टर सिंह ने कहा कि लोकमान्य गणेश उत्सव समिति द्वारा विगत 10 वर्षों से मिट्टी की गणेश प्रतिमाओं को बनाए जाने का कार्य किया जा रहा है, जो कि सराहनीय है। मिट्टी से बनी प्रतिमा पर्यावरण की दृष्टि से भी अनुकूल है। सभी से आग्रह है कि गणेश उत्सव पर अपने घरों में मिट्टी से बनी भगवान गणेश जी की प्रतिमा ही विराजित करें। उन्होंने कहा कि शासन की नीति निर्देशों के तहत मूर्तिकारों को प्रोत्साहित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा ने कहा कि लोकमान्य तिलक महाआयोजन समिति उज्जैन लगातार इस धार्मिक आयोजन को पूरे उत्साह से मनाता है। हम श्रद्धालुओं से अपील करते हैं कि वह भी इस बार अपने घर पर सिर्फ और सिर्फ मिट्टी से बनी मूर्तियों को ही बिठाएं। हमारी कार्यशाला में आए और अपने हाथों से गणेश जी बनाकर अपने घर ले जाएं, पूजन हेतु विराजमान करवाएं। इस हेतु आयोजन समिति के सह संयोजक जगदीश पांचाल से उनके मोबाइल नंबर 9144193399 पर संपर्क कर सकते हैं। लोकमान्य तिलक गणेश उत्सव समिति द्वारा उज्जैन उत्तर के माननीय विधायक श्री अनिल जैन जी की प्रेरणा से विगत 10 वर्षों से मिट्टी के गणेश जी बनाने का कार्य किया जा रहा है और इसको प्रचारित करके हर घर में स्थापित करने का कार्य किया जा रहा है। ये न सिर्फ पर्यावरण की दृष्टि से बल्कि हमारी पूजा पद्धति से भी मेल खाता है और मैं सभी से अपील करना चाहूँगा कि अपने घर में जो गणेश जी स्थापित करें वो मिट्टी के गणेश जी स्थापित करें और गणेश उत्सव को धूमधाम से मनाएं। लोकमान्य तिलक गणेश उत्सव महाआयोजन समिति माननीय विधायक श्री अनिल जैन जी कालूहेड़ा के नेतृत्व में पिछले 10 साल से करीब 350 से ज़्यादा अलग अलग समितियों को गणेश प्रतिमाएं उपलब्ध कराते हैं। आज हमने इनका जो मुकेश जी के परिवार के साथ पूरा बनाने की प्रक्रिया, किस तरह से उनको हर्बल कलर किया जाता है और पूरी तरह से एनवायरनमेंट फ्रेंडली कैसे रखा गया, वो पूरी प्रक्रिया समझी। मैं विधायक जी और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ कि उन्होंने इस महाआयोजन को एक पूरे शहर तक पहुंचाया और आज ये परिस्थिति है कि हम घरों में भी देखें, बच्चों को भी देखें, स्कूलों में भी इस आयोजन के तहत मिट्टी के गोले भेज के वहाँ पर प्रशिक्षकों के माध्यम से घर घर के लिए मिट्टी की मूर्ति बनवाई जाती हैं। और विधायक जी ने ये भी बताया है कि अगर कोई समिति या मोहल्ला समिति चाहे तो वो मिट्टी के गोले ई रिक्शा के माध्यम से उनको भी उपलब्ध कराएंगे, जिससे वो अपने घरों में, अपनी समितियों में और अपने मोहल्लों में इस तरह का निर्माण कर सके। ये बहुत ही अच्छी परंपरा है। का निर्माण हो रहा है। मुकेश मालवीय जी के निवास पर वहाँ अवलोकन करने के लिए पधारे और पूरा अवलोकन करके वे भी अभिभूत रह गए कि वास्तव में इतना बड़ा आंदोलन और 350 संस्थाओं में वितरण का कार्यक्रम भी होता है। मैं आज के इस अवसर पर जो हमारे अतिथि पधारे हैं उनका अभिनंदन करता हूं और इस आंदोलन को बल देने में वो हम सब लोग एक साथ हैं। और आज मुकेश मालवीय जी का भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि इनके परिवार की 20-22 लोगों की टीम इस निर्माण कार्य में लगातार लगी हुई है। लक्कड़गंज में विगत 18 वर्षों से ग्रुप के युवा अध्यक्ष मुकेश राव वागले के नेतृत्व में गणेश महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। बुधवार को गणेश महोत्सव 2024 के आयोजन को लेकर लक्कड़गंज में संरक्षक कृष्णा वल्लभ भागवत एवं मां ज्ञानेश्वरी ग्रुप के युवा अध्यक्ष श्री मुकेश राव वागले के नेतृत्व में ग्रुप के सदस्यों की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की शुरुआत में संरक्षक श्री कृष्ण वल्लभ भागवत ने कार्यक्रम की रूपरेखा सभी के समक्ष रखी। आगामी 7 सितंबर से लेकर 19 सितंबर तक लक्कड़गंज में गणेश महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। यहां प्रथम दिवस लक्कड़गंज के राजा की स्थापना होगी, उसी के साथ महोत्सव की शुरुआत भी की जाएगी। 13 दिनों तक चलने वाले गणेश महोत्सव के अंतर्गत मां ज्ञानेश्वरी ग्रुप परिवार द्वारा विभिन्न तरह के धार्मिक एवं सांस्कृतिक आयोजन संपन्न होंगे। इसके अंतर्गत प्रतिदिन महाआरती, लक्कड़गंज के राजा का श्रृंगार, डांस प्रतियोगिता, भजन संध्या, सुंदरकांड, विशाल भंडारे सहित समापन पर विसर्जन जुलूस का आयोजन किया जाएगा। इसके अंतर्गत इस वर्ष सभी के आराध्य प्रभु श्री राम के मंदिर की झांकी, भगवान जगन्नाथ के मंदिर की झांकी का निर्माण, बच्चों के लिए चिड़ियाघर सहित अन्य झांकियां लगाई जाएंगी। बैठक में लक्कड़गंज के राजा के सुलभ दर्शन व्यवस्था, भंडारे में भोजन व्यवस्था सहित अन्य बातों को लेकर विचार विमर्श किया गया। इस अवसर पर नरेंद्र राव वागले, मनोज राव वागले, दीपक उपाध्याय, आनंद शर्मा, प्रतीक बंसल, पवन जैन, कपिल शर्मा, संदीप राठौर, कुलदीप बोलरिया, संतोष सिंह चौहान, शुभम ठाकुर, अंकित राव दलवी, मंगलेश जायसवाल, रुपेश चौहान, लखन सिंह परिहार, जितेंद्र सिंह ठाकुर, मीडिया प्रभारी सचिन यादव सहित मां ज्ञानेश्वरी ग्रुप परिवार के सदस्य मौजूद रहे। चैनल से चर्चा में संरक्षक कृष्ण वल्लभ भागवत ने बताया कि इस वर्ष भी लक्कड़गंज में मां ज्ञानेश्वरी ग्रुप द्वारा भव्य गणेश महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है।
इसके अंतर्गत लक्कड़गंज के राजा की स्थापना के साथ ही विभिन्न तरह की धार्मिक एवं सांस्कृतिक आयोजन संपन्न होंगे। और सनातन परंपरा के अनुरूप हम लोग भारतवासी सभी सनातनी लोग गणेश उत्सव बड़ी धूमधाम से इस नगर में मनाते हैं। इसी कड़ी में हमारे माँ ज्ञानेश्वरी ग्रुप के तत्वाधान में मुकेश राव वागले जी के नेतृत्व में ये कार्यक्रम होने जा रहा है। हर वर्ष के साथ इस वर्ष भगवान श्री राम का भव्य मंदिर का दर्शन जो लोग अयोध्या नहीं जा पाते हैं उसी रूप में यहाँ दर्शन लाभ मिलेगा। साथ ही जगन्नाथपुरी के दर्शन की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। हमारे संस्था के संरक्षक महोदय श्री कृष्ण भागवत जी का ऐसा आग्रह है कि इस बार की जो व्यवस्था है, जो छोटी मोटी त्रुटियाँ होती हैं, उस त्रुटियों पर ध्यान दिया जाए। और हम प्रशासन से भी निवेदन करेंगे कि इतना बड़ा आयोजन हमारे यहाँ होता है और शहर भर से कम रोज़ 4-5 हज़ार लोग तो दर्शन करते हैं, उसकी व्यवस्था में हमारा सहयोग प्रदान करें। संगठन के सभी युवा साथी और हमारे सभी साथी इसमें सहयोग करते हैं। क्षेत्रवासियों का सहयोग रहता है, नगर निगम का सहयोग रहता है, प्रशासन का भी सहयोग रहता है। सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यह 18 वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं हम और यह 17 वर्ष निर्विघ्न संपन्न हुए हैं और भगवान से आशा करते हैं कि आगे भी है ऐसे ही चलता रहे। जब तक जीवन है हम सब लगे हैं इनकी सेवा में। शहरवासियों का बहुत प्यार इस कार्यक्रम को मिला है, एक पहचान उज्जैन की बन चुका है। खूब प्यार मिलता है और दूर दूर से यहाँ से लक्कड़गंज में से लोग पता पूछ के महानंदा नगर से नागगिरी से लेके तो दूर दूर माँ कालिका महल के वहाँ तक के लोग दर्शन करने आते हैं। और कहीं कहीं तो जैसे नागदा है पास के महितपुर, जहाँ के लोग जो हमारे रिलेशन में और जो हमारे जो जुड़े हुए हैं, जो इस जगह को जिन्होंने देखा वो अवश्य पधारते हैं और दर्शन करते हैं। बाबा गजानन जी की कृपा से मतलब 18 वर्ष से हम गणेश उत्सव बना रहे हैं। मतलब इस बार की हमारी जो गणेश उत्सव को बिठाते हैं गणेश जी, उसके अलावा हमारे झांकियों का महत्व ज़्यादा है। तो इस बार राम भगवान का रामलला का मंदिर बना रहे हैं, ऊपर जगन्नाथ का मंदिर बना रहे हैं। बच्चों के लिए और भी जैसे चिड़ियाघर वगैरह ये सब भूत महल इस टाइप से हम प्रोग्राम पूरा की तैयारी में लगे हुए हैं। तो किस तरह का सहयोग लोगों का शहरवासियों का मिलता है? शहरवासियों को अपार प्रेम मिलता है। मतलब 10 दिनों में मतलब इतनी भीड़ आती है कि संभाले नहीं संभलती है, अथा प्रेम मिलता है। क्षेत्रवासियों का भी खूब सपोर्ट है हमारे को, प्रशासन वगैरह सभी सपोर्ट में रहता है। मैं ज्ञानेश्वरी ग्रुप की बात है, कितने लोगों का परिवार इस पूरे कार्यक्रम में सहयोग करता है? कितने लोगों का परिवार इस पूरे कार्यक्रम में सहयोग करता है? मतलब यहाँ तो मतलब हज़ारों की संख्या में ज्ञानेश्वरी ग्रुप